હલો 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 कैसे हैं आप हाउ आर यू सुहाल છે તમારો कसा है तुम्ही के हालचाल के मवाद छो कैसन बा ठीक बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मेंडल्स प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या पॉस्टुलेट्स भी बोलते हैं, पॉस्टुलेट्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन और पॉस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो है समझा था। कार्ल कॉरेंस 1901 में मेंडल के प्रिंसिपल या पॉस्टुलेट को लॉ का स्टेटस दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल खुद नहीं दिए थे। अगर कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में समझा जाए तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। केवल दो लॉ जो हैं, एक है द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द लैंग्वेज ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एक लॉ है, लेकिन कार्ल कॉरेंस ने उसको कोई सीरियल नंबर नहीं दिया था। तो मोटा मोटा देखा जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीन लॉज हमें अब डिटेल में समझने हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा था। ठीक है, सो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने हेडिंग लिया मेंडल्स लॉज, बेटर टू से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ, थोड़ा सुनिएगा, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ लॉज गिवन बाय मेंडल्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस आफ्टर द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन पी प्लांट, जिसको हम एक टर्म में, एक वर्ड में बोल सकते हैं मेंडलिज्म। मैंने यहां पर मेंशन किया, थोड़ा सुनिएगा। स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस called as Mendelism। लॉज ऑफ डोमिनेंस की बातें करूंगा मैं डिटेल में, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन की बातें करूंगा मैं डिटेल में, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बातें अभी नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में किया जाएगा। एक पॉस्टुलेट मेंडल ने रखा था, पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, इसको लॉ का स्टेटस मिला ही नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस में टॉपिक उठा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। जब हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने फैक्टर को डिफाइन किया था कि मेंडल ने बोला कुछ तो होता है पार्टिकल के जैसा प्लांट्स में या पेरेंट प्लांट में, और ये कुछ तो स्टेबल रहता है, अनचेंज्ड रहता है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्रीट फॉर्म? मतलब केवल दो पॉसिबल फॉर्म में ये कुछ तो
एग्जिस्ट करता है, और यही जो कुछ तो है, कुछ तो मतलब समथिंग प्रेजेंट इन द पी प्लांट, this something present in the pea plant responsible for transmission of characters, inheritance of character from parent to offspring and several generation तक character को ट्रांसफर करने का काम something according to Mendel called as factor। जोहानसन ने फैक्टर को बदल दिया, टर्म दिया जीन, और जीन नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बातें होंगी जीन के बारे में, डीएनए के बारे में तो और अच्छे से क्लियर होगा। जीन है अ सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ डीएनए जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है सिंगल पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर से मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। मैंने यहां पर हेडिंग लिया कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने यहां पर लिखा कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस on results of hybridization या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, बात पकड़ेगा। मेंडल कंक्लूडेड या मेंडल सेड दैट something stable and unchanged discrete structure is responsible for expression of characters या expression of traits as well as inheritance of traits from generation to generation या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो सुनिएगा, he called this something as factor। थोड़ा बात पकड़िएगा। मैंने बोला फैक्टर रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट यूनिट। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फैक्टर रिप्रेजेंट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू पॉसिबल फॉर्म्स। मेक नोट, थोड़ा सुनिएगा। जरूरी नहीं जो डिस्क्रीट यूनिट के जैसा नाम दिया जा रहा है फैक्टर, वो केवल दो पॉसिबल फॉर्म में ही एग्जिस्ट हो। आगे जो है बातें होंगी मल्टीपल अलील की। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम मेंडल की बातों के एक्सेप्शंस को स्टडी करेंगे। वहां पर एक हेडिंग आएगा मल्टीपल अलील, और मल्टीपल अलील को वहां पर अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, समझाया जाएगा दैट जीन या फैक्टर दो से ज्यादा पॉसिबल फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स भी आएगा। मल्टीपल अलील की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, तो सुनिएगा। मेंडल के अकॉर्डिंग
समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट, दैट समथिंग जो पी प्लांट में प्रेजेंट है कॉल्ड एज फैक्टर, एंड दिस फैक्टर it is discrete structure, it is a discrete structure in terms of that the factor exists in two possible form. मेंडल बोलेंगे ही, बोलना भी चाहिए। मेंडल को जब किसी कैरेक्टर को लेके केवल दो पॉसिबल ट्रेट मिल रहे हैं पी प्लांट में, मेंडल ने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट को लेकर, जिस भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया पी प्लांट को लेकर, वो कैरेक्टर मेंडल को पी प्लांट में दो पॉसिबल फॉर्म में, दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में मिल रहे हैं। बात पकड़िएगा, हाइट एक कैरेक्टर है टॉल एंड ऑफ, सीड शेप एक कैरेक्टर है राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर एक कैरेक्टर है येलो एंड ग्रीन, फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है टर्मिनल एंड एक्सियल, फ्लावर कलर एक जो है कैरेक्टर है वायलेट एंड व्हाइट, पॉट शेप एक कैरेक्टर है इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉट कलर एक कैरेक्टर है ग्रीन एंड येलो। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए। अब मेंडल बोल रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर पी प्लांट में एक फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, हर एक कैरेक्टर को पी प्लांट में एक्सप्रेस और उस कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है समथिंग प्रेजेंट इन पी प्लांट कॉलिंग एज फैक्टर। जब एक कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है एक फैक्टर के थ्रू और कोई भी कैरेक्टर दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में पी प्लांट में मेंडल को देखने को मिला, तो मेंडल ने लगे हाथ बोल दिया कि एक कैरेक्टर दो कंट्रास्टिंग फॉर्म, एक कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय एक फैक्टर एग्जिस्ट इन टू कंट्रास्टिंग फॉर्म या टू फॉर्म्स। तो वही मेरा बोलना है डिस्क्रीट यूनिट। यहां पर डिस्क्रीट को मैं समझा रहा हूं, दो पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे आएगा, हम बातें करेंगे और भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके फैक्टर से रिलेटेड क्या समझा रहे हैं कि फैक्टर समथिंग पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, पी प्लांट में दो पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पी प्लांट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है एज वेल एज इनहेरिट करता है। बात आगे ले चल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। लेटर ऑन जोहानसन कन्वर्टेड टर्म फैक्टर इनटू जीन। आइए सुनिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। अब बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर बोला जीन इज अ सेगमेंट या अ पार्ट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का एक चेन बनाने को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड इट इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो एक जीन बनाएगा एक पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और सुनिएगा, हेल्प इन एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। हम जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं, हम जीन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। थोड़ा सुनिएगा, मैंने 2 पॉइंट बोले। जीन इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, या इट इज जो है called as also called as functional unit of inheritance, functional unit of inheritance, या better to say functional unit of DNA, ठीक है, functional unit of इनहेरिटेंस डीएनए की वजह से हो रहा है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ये जो मैंने लाइन लिखा है यहाँ पर, इसका डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेल यहाँ पर मेंशन करना मस्ट है। मैंने आगे बोला जीन रिप्रेजेंट्स, थोड़ा सुनिएगा, जीन रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, इनहेरिटेंस that exist in two different molecular forms। सुनो, जीन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, बताओ, नहीं सुनो, नहीं ठीक है, बताओ, जीन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स को हम क्या बुलाते हैं? बताया था मैंने, टर्मिनोलॉजी में आ चुका है, क्या बोलते हैं? अलील्स, कॉल्ड एज अलील्स। तो जो मेंडल बोल रहे हैं कि फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब 2 पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। जोहानसन ने बोला फैक्टर ना बुलाया जाए, थोड़ा एडवांस लैंग्वेज यूज करो, फैक्टर का नाम कन्वर्ट कर दिया, जीन नाम रखा, बात आगे बढ़ी तो जीन के जो 2 पॉसिबल फॉर्म हैं, ये दोनों पॉसिबल फॉर्म एक जीन के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीन के डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म या जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील्स नाम देते हैं। तो सुनिएगा, बात आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर डोमिनेंट अलील कैपिटल अल्फाबेटिकल symbol is used, and for recessive allele small alphabetical symbol is used। नॉट टू वरी, अभी जो है हमने डोमिनेंस और रिसेसिव का लॉज नहीं सुना है, फिर भी मेंशन कर रहे हैं, कनेक्ट कर लेंगे हम आगे जाके। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर की बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा दैट अ प्लांट हैविंग similar alleles for a plant having similar alleles for given trait called as homozygous plant, and plant having dissimilar alleles। इसको एक और लैंग्वेज में हम मेंशन कर सकते हैं, 2 different alleles for two different contrasting traits of single character।
of single character called as heterozygous plant, called as heterozygous plants. टर्मोलॉजी वाले हेडिंग में ये चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं, तो हम बातें थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। मैंने एक कैरेक्टर लिया स्टेम हाइट, थोड़ा सुनिएगा। मैंने एक कैरेक्टर लिया स्टेम हाइट। मेंडल बोल रहे हैं ये जो कैरेक्टर है स्टेम का हाइट इन पी प्लांट दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, टॉल एंड डॉफ। बात हम आगे बताएंगे। character in the pea plant stem height controlled by something which is stable, unchanged, discrete structure, that something को नाम दिया फैक्टर represented by alphabetical symbol, और यहां पर सिंबल लिया गया सिंपल टी बोल रहा हूं, ना तो अभी इधर मैं कैपिटल वर्ड यूज कर रहा हूं ना तो स्मॉल। So, character controlled, expressed, inherited by factor या जीन, और स्टेम हाइट जिस फैक्टर या जिस जीन के थ्रू कंट्रोल और इनहेरिट हो रहा है उस जीन का नाम मैंने रखा जीन टी। ये जीन टी एक सेगमेंट है छोटा सा डीएनए का जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बात सुनेगा, आगे मेंडल बोल रहे हैं दिस जीन टी या फैक्टर टी इट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन टू कंट्रास्टिंग फॉर्म, टू अल्टरनेटिव फॉर्म। अब ये या तो कैपिटल टी के फॉर्म में होगा या फिर स्मॉल टी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जीन टी के दो पॉसिबल फॉर्म हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। आगे जब मैं जो है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर बताऊंगा तो उसमें ये यूज हो जाएगा, जो मैंने दो बार यहां पर लिखा है, तो सुनिएगा। अब अगर कोई प्लांट सिमिलर अलील कैरी कर रहा है तो होमोजाइगस होगा, तो ये है होमोजाइगस टॉल प्लांट। ये यहां पर मैंने लिया होमोजाइगस डॉफ प्लांट। बातें सुनिएगा, बातें समझिएगा। कैरेक्टर दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहे थे, मिल रहे थे पी प्लांट में, जिसको हमने बोला था कि पी प्लांट डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहा है। स्टेम हाइट दो कंट्रास्टिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, टॉल प्लांट एंड डॉफ प्लांट। स्टेम हाइट को कंट्रोल कर रहा है फैक्टर या जीन टी, और ये जीन टी सिमिलर अलील्स में है। अच्छा, कैपिटल टी ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन टी है और स्मॉल टी ये दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन टी है। सो आई कैन से यहां पर कैपिटल टी and small t are, capital T and small t are alleles of gene या factor T, जीन या फैक्टर टी बोल सकते हैं। तो जीन टी के दो अल्टरनेटिव फॉर्म मेंडल को मिले, जीन टी के दो डिफरेंट केमिकल फॉर्म मेंडल को मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्लीज यहां पर जीन टी बोल रहा हूं, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अच्छा, अगर किसी प्लांट के पास एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट जीन अलील्स हैं, और सुनो, प्लांट के पास एक कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट जीन हैं, सॉरी दो डिफरेंट अलील हैं। एक अलील एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा अलील दूसरे ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सुनिएगा, कैपिटल टी अलील रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल ट्रेट को, स्मॉल टी अलील रिप्रेजेंट कर रहा है डॉफ ट्रेट को, टॉल ट्रेट एंड डॉफ ट्रेट। So plant having two dissimilar allele representing two contrasting trait of single character
क्योंकि टॉल ट्रेट और डॉफ ट्रेट दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं हाई, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर है। तो प्लांट इज कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस प्लांट, हेट्रोजाइगस प्लांट। ये जो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया आगे जाके कनेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर? कुछ तो है पेरेंट में, नाम दिया फैक्टर, अनचेंज्ड और स्टेबल रहता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। ये फैक्टर का नाम बदल दिया गया जीन में, और ये जो फैक्टर या जीन है ये कंट्रास्टिंग फॉर्म में, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको अलील्स बोलते हैं। प्लांट जिनके पास सिमिलर अलील है होमोजाइगस, जिनके पास डिसिमिलर अलील है हेट्रोजाइगस। ये रहा समरी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर। पक्का समझा? चले आगे इरेज करते हैं। बात आगे बढ़ा रहा हूं। आया मैंने यहां पर हेडिंग लिया पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पेयर्ड फैक्टर्स या अलील्स। ऑल द अलील आर फैक्टर। पहले भी बोल चुके हैं, जितने भी अलील हैं वो जीन या फैक्टर होते हैं, बट ऑल द जीन्स आर नॉट अलील्स। बातें हो चुकी हैं टर्मिनोलॉजी में, मैंने यहां पर बोला, थोड़ा सुनिएगा। पी प्लांट इज डिप्लॉयड, थोड़ा सुनिएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैरी two alleles for same gene या फॉर सेम कैरेक्टर। अब एक नई लाइन यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैरीज टू अलील्स फॉर सेम जीन या कैरेक्टर located at same, located ना मेंशन करके ऐसा मेंशन कर रहा हूं, प्रेजेंट, थोड़ा सुनिएगा, प्रेजेंट एट सेम लोसाई या लोकाई प्रोनाउंसिएट करते हैं। सिंगुलर है इसका लोकस। ये आपके लिए कुछ नया है, बताएंगे, थोड़ा वेट करिए, ठीक है। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैरीज टू अलील्स फॉर सेम जीन फॉर सेम कैरेक्टर प्रेजेंट एट सेम लोसाई या लोकाई, सिंगुलर है लोकस, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात पकड़िएगा, मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। मैंने यहां पर मेंशन किया, थोड़ा सुनिएगा। लोकस सिंपली इट इज एड्रेस ऑफ जीन, एड्रेस ऑफ जीन्स या अलील्स, एड्रेस ऑफ जीन्स या अलील्स ऑन क्रोमोसोम, और सुनिएगा। लोकस इट रिप्रेजेंट पोजीशन या लोकेशन ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन या लोकेशन ऑन क्रोमोसोम occupied by particular gene or its allele, पर्टिकुलर जीन और इट्स अलील। लोकस या लोसाई मतलब हम बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम पर, इस पोजीशन पर, इस लोकेशन पर कोई तो जीन है, वो उस जीन का लोकस है।
लोकस मतलब लेंथ ऑफ क्रोमोजोम में, लेंथ ऑफ क्रोमोजोम में कोई जीन जिस जगह पर प्रेजेंट है वो जगह उस जीन का लोकस है। लोकस को हम लोकेटेड से समझ सकते हैं। जीन जहां लोकेटेड है, जीन जहां प्रेजेंट है क्रोमोजोम पर, वो उस जीन के लिए है लोकस। थोड़ा सुनिएगा। तो मैंने बोला ये एक क्रोमोजोम है। अगेन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कोई भी क्रोमोजोम पेयर में होता है, तो ये पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। इस पेयर ऑफ क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन्स लीनियर मैनर में अरेंज्ड होंगे। थोड़ा सुनिएगा। क्रोमोजोम पर अब पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ये सिमिलर क्रोमोजोम है। इसमें जीन्स अलग अलग प्लेसेस पर अरेंज होंगे। हम किसी भी जीन का जो भी लोकेशन बताएंगे, किसी भी जीन का जो भी एड्रेस बताएंगे, ऑल ओवर द लेंथ ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोजोम, कोई जीन जहां लोकेटेड है वो उस जीन के लिए लोकस बोला जा रहा है। कंसीडर किया कहीं यहां पर, कहीं यहां पर जीन टी है। कहां पर जीन टी है? यहां पर। यहां कहां पर? यह है होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स। होमोलॉगस क्रोमोजोम्स ये हम टर्मिनोलॉजी में बता चुके हैं डिटेल में, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सिमिलर हैं। तो इस पर्टिकुलर लोकस पर हाइट वाला जीन है। अब हाइट वाला जीन या तो सिमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, थोड़ा सुनिएगा, या यही क्रोमोजोम है, सेम क्रोमोजोम किसी दूसरे प्लांट में, सुनो सुनो, सेम क्रोमोजोम किसी दूसरे प्लांट में सेम लोकस पर दूसरा अल्टरनेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन शो करेगा, या फिर थोड़ा सुनिएगा, वही सेम क्रोमोजोम है किसी तीसरे प्लांट में, किसी तीसरे प्लांट में सेम लोकस पर, सेम पोजीशन पर, सेम एड्रेस पर हाइट वाला जीन डिसिमिलर फॉर्म में हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। थोड़ा सुनिएगा, लोकस इज पोजीशन ओवर द क्रोमोजोम विच इज ऑक्युपाइड बाय जीन्स और अलील्स ऑफ जीन। एक पी प्लांट टॉल था, उस पी प्लांट में जस्ट कंसीडर, नहीं जस्ट कंसीडर, हमें तो पता है ना 7141454 7141454 क्रोमोजोम नंबर, तो हाइट क्रोमोजोम नंबर 4 पे था। तो ये है, थोड़ा सुनो सुनो, सुन लो ना जरा, हम क्या बोल रहे हैं, ये है क्रोमोजोम 4। पी प्लांट में क्रोमोजोम 4, क्रोमोजोम नंबर 4 पेयर में है। टॉल प्लांट में क्रोमोजोम नंबर 4 में जो हाइट का जीन है, वो हाइट का जीन इस पर्टिकुलर लोकस में पेयर में है और दोनों पेयर कैपिटल टी हैं, तो ये हो गया होमोजाइगस टॉल। डॉग पी प्लांट में सेम क्रोमोजोम नंबर 4 पर, सेम लोकस पर हाइट वाला जो जीन है वो सिमिलर स्मॉल टी के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हो गया होमोजाइगस डॉग। किसी तीसरे प्लांट में क्रोमोजोम नंबर 4 पर सेम एड्रेस है, सेम लोकस है हाइट वाले जीन का, और हाइट वाला जीन डिसिमिलर अलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस प्लांट। बात समझिएगा। तो ये दोनों हैं होमोजाइगस, ये दोनों हैं होमोजाइगस, और ये यहां पर है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर सिर्फ यही इतना बोल रहा है कि अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास किसी भी कैरेक्टर को लेकर
जो जीन है रिस्पॉन्सिबल उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस और इनहेरिट करने के लिए, वो जीन या वो फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करेगा। और जो पेयर ऑफ फैक्टर है, जो पेयर ऑफ जीन्स है, जो पेयर ऑफ एलील्स है, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर प्रेजेंट रहेंगे, इधर सिमिलर फॉर्म में या डिसिमिलर फॉर्म में। Postulate a principle of paired factors या paired allele. Diploid organism carry two factors या two alleles for given gene, for given trait, for given character। और ये जो दो जीन हैं या जो दो फैक्टर है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास हर एक क्रोमोसोम पेयर में होता है। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है पी प्लांट में। पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं और 14 क्रोमोसोम्स 7 पेयर में होते हैं। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 जो पेयर में प्रेजेंट होता है, इस क्रोमोसोम नंबर 4 के पर्टिकुलर लोकस पर हाइट वाला जीन पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। यही है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड जीन्स या फैक्टर्स या अलील्स। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है वो है अलील। बात पर गौर फरमाइएगा। मेंडल के लैंग्वेज को हम मेंडल की बातों को हम मेंडल के लैंग्वेज में ही समझेंगे, बट ये मेंडल नहीं बोल रहे हैं, ये बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में फीड करके रखिएगा। मेंडल की बातें मेंडल के लैंग्वेज में बोल रहा है कौन? रीडिस्कवरी वाले साइंटिस्ट। इरेज करता हूं इसको। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड अलील्स में कोई भी प्लांट किसी भी कैरेक्टर या फैक्टर या जीन को लेके पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये जो पेयर में दो जीन्स या दो अलील्स हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम जीन या सेम अलील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको अलील बोला। आया तो आया कहां से? प्लांट में कोई भी जीन पेयर में कैसे आया? बात पकड़िएगा। किसी भी प्लांट में कोई भी जीन या फैक्टर जो पेयर में एग्जिस्ट हो रहा है, सेम लोकस पर होमोलॉगस क्रोमोसोम में, ये पेयर ऑफ अलील दो डिफरेंट पेरेंट्स से, दो डिफरेंट गैमेट से आए। कैपिटल टी अलील या स्मॉल टी अलील या कैपिटल टी अलील में एक कैपिटल टी मेल गैमेट से आएगा, एक कैपिटल टी फीमेल गैमेट से आएगा, एक स्मॉल टी मेल गैमेट से, एक स्मॉल टी फीमेल गैमेट से, एक कैपिटल टी मेल गैमेट से, एक स्मॉल टी फीमेल गैमेट से। सो पेयर ऑफ अलील डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आता है अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। मेंशन करते हैं आगे, ये जो मैं लाइन बोला कनेक्ट होगा तो सुनिएगा। इन अ pair of allele, in a pair of alleles, one allele contributed, ये बहुत ये जो है आगे जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ पेयर ऑफ अलील, वन अलील contributed by male parent, better to say male gamete, and other allele या second allele contributed by female parent या जो है फीमेल गैमेट। बात दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है, थोड़ा बताइएगा हमें। सो पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर में यहां पर ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है,
यहां पर ये दूसरा होमोलॉगस पार्टनर क्रोमोसोम है, ये एक लोकस है क्रोमोसोम पर। अब ये लोकस पर कोई भी जीन, पर सुनिएगा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, पी प्लांट डिप्लॉयड है, मैं इन जनरल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज कर रहा हूं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। इसमें ये क्रोमोसोम मेल गैमेट से आया है और ये क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से आया है। बात पकड़िएगा। अब मेल गैमेट या मेल पेरेंट ने मेल गैमेट के थ्रू प्रोजेनी प्लांट में अपना क्रोमोसोम डाल दिया, फीमेल पेरेंट ने फीमेल गैमेट के थ्रू। तो अगर ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ई है क्रोमोसोम 4, अब क्रोमोसोम 4 पर इस लोकस पर हाइट वाला जीन है, तो क्रोमोसोम 4 जो पेयर में है, इसमें एक क्रोमोसोम 4 मेल पेरेंट या मेल गैमेट के थ्रू आया होगा, दूसरा क्रोमोसोम 4 फीमेल पेरेंट या फीमेल गैमेट के थ्रू आया होगा। अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो हम मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है तो हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूज कर लेंगे। इसलिए हमने मैंने जो है दोनों टर्म यहां पर मेंशन कर दिया है। तो क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर में है, होना भी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम नंबर जो है 4 जो पेयर में है, उसके एक लोकस पर जो है मेल गैमेट कैपिटल टी लेके आ रहा है या स्मॉल टी लेके आएगा, फीमेल गैमेट कैपिटल टी लेके आएगा या स्मॉल टी लेके आएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर मेल गैमेट कैपिटल टी लेके आया, फीमेल गैमेट अपने क्रोमोसोम के साथ स्मॉल कैपिटल टी लेके आया, मेल गैमेट अपने क्रोमोसोम के साथ स्मॉल टी लेके आया, फीमेल गैमेट अपने क्रोमोसोम के साथ स्मॉल टी लेके आया, मेल गैमेट अपने क्रोमोसोम के साथ कैपिटल टी लेके आया, फीमेल गैमेट जो अपने क्रोमोसोम के साथ स्मॉल टी लेके आया। तो 3 पॉसिबल फॉर्म हो सकता है पेयर ऑफ अलील्स का। ठीक है, पेयर ऑफ अलील, अगर एक जीन के 2 अलील हैं तो ये 3 पॉसिबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। 2 होमोजाइगस है, 1 हेटेरोजाइगस है। बातें आगे कनेक्ट होंगी। फाइनल सम अप कर रहे हैं, बात आगे ले चलेंगे। प्रिंसिपल या पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर में मैंने बोला कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर किसी भी कैरेक्टर या जीन को लेके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम जीन, जिसको अलील्स नाम दे रहे हैं, लोकेटेड रहेंगे। ठीक है, तो समरी क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर एनी गिवन कैरेक्टर, फॉर एनी गिवन ट्रेट, फॉर एनी गिवन जीन, फॉर एनी गिवन फैक्टर, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कैरीज a pair of alleles, a pair of alleles located on homologous chromosome at same position, same loci। इरेज करता हूं। अब आते हैं यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस नेक्स्ट हेडिंग लिया। इट इज फर्स्ट लॉ, अगर मेंडल के लैंग्वेज में बोला जाए। ये सिंपल लॉ है, ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड, कोई भी सीरियल नंबर नहीं मिला है अगर कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में बोला जाए। तो सुनिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस शुरुआत कर रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा, तो सुनिएगा, बेस्ड ऑन द रिजल्ट, based on the results found in F1 generation, based on the result found in F1 generation of hybridization। और सुनिएगा, मेंडल gave लॉ या बेटा
प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं मेंडल, कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझा रहे हैं, बहुत कुछ ये लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्क्लोज करने वाला है। थोड़ा सुनिएगा, मेंडल ने बोला वेन, थोड़ा सुनो, वेन phenotypically and genotypically, when phenotypically and genotypically two different when phenotypically and genotypically two different pure line, सुनो pure line homozygous pea plants are cross pollinated या hybridized क्या सुनिएगा, then क्या सुनिएगा, the progenies produced will have alleles of both parent। थोड़ी देर पहले ही तो बोला था, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड कंडीशन में अपेयर ऑफ अलील होता है। एक अलील एक पेरेंट या एक गैमेट से आता है, दूसरा अलील दूसरा पेरेंट या दूसरे गैमेट से आएगा, मेल और फीमेल। फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली होमोजाइगस पी प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो जो F1 प्रोजनी आए, जो फर्स्ट जनरेशन के प्रोजनी आए, इस प्रोजनी के पास दोनों पेरेंट के अलील होंगे, यह बात क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सुनिएगा। आया बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आया, आउट ऑफ टू अलील्स प्रेजेंट इन, यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं F1 प्रोजेनीज। सुनो, out of two alleles present in F1 progenies belonging to two different parents। बात सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां व्हाइट बोर्ड की तरफ। out of two alleles present in F1 progeny belonging to two different parents, one allele express its trait by suppressing the expression of other allele। A pair of allele, आगे मैं बोलूंगा, डिसिमिलर कंडीशन रहेगा, मैं बोलूंगा, ठीक है। जब दो पेरेंट जीनोटिपिकली अलग हैं, तो जो प्रोजेनी बनेगा उसमें जो अलील आएंगे वो अलील भी अलग होंगे, बताऊंगा मैं। आउट ऑफ टू अलील्स प्रेजेंट इन F1 प्रोजेनी, one allele express its trait by suppressing the expression of other allele called as dominant allele and belonging बोल दो आप, चाहे ट्रेट बोल दो आप, चाहे फिनोटाइप बोल दो, चाहे आप character called as dominant phenotype। dominant trait या phenotype सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है।
यहाँ पर आउट ऑफ 2 alleles present in F1 progeny, well then the progeny produced will have alleles of both parent out of two different alleles, out of 2 different allele, बात पकड़िएगा, out of 2 different alleles present in F1 progeny, दोनों different allele belong कर रहे हैं 2 different parent को। तो F1 progeny में जो जीनोटाइपिकली अलग अलग पेरेंट ने अपना एक अलील दिया, 2 डिफरेंट अलील में एक अलील अपना एक्सप्रेशन करेगा बाय सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड अलील। तो जो अलील एक्सप्रेस कर रहा है, जिस अलील के एक्सप्रेशन से F1 प्रोजेनी को कैरेक्टर मिल रहा है, कैरेक्टर उसका दिख रहा है, कैरेक्टर उसमें आ रहा है F1 प्रोजेनी में, उस अलील को हम बोलेंगे डोमिनेंट अलील, और वो अलील के एक्सप्रेशन से जो कैरेक्टर ट्रेट या फिनोटाइप आ रहा है, उस कैरेक्टर या ट्रेट या फिनोटाइप को डोमिनेंट ट्रेट या फिनोटाइप नाम दिया मैंने। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। मेरी सेकंड लाइन पर गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए, कान से सुनिए, ध्यान नहीं, कान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The allele present in pair, that allele, the allele present in pair, या सिंपल सा, the allele which is not capable of expressing, the allele which is not capable of expressing its trait या its phenotype, सुनो, in the presence of dissimilar allele called as recessive allele and belonging trait या phenotype called as recessive trait या recessive phenotype। A pair of dissimilar allele ऑर्गेनिज्म में है, प्रोजेनी में है, F1 जनरेशन के बच्चों में है। ये F1 जनरेशन के जो बच्चे आए, ये बच्चे हैं जेनेटिकली और फिनोटाइपिकली डिसिमिलर पेरेंट्स से पैदा हुए बच्चे। इन बच्चों में 2 डिफरेंट अलील है, एक अलील एक पेरेंट को, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट को। अब F1 प्रोजेनी में जो रिजल्ट मिला, सोच तो कुछ और रहे थे मेंडल, और आपको भी पता है मेंडल क्या सोच रहे थे। जेनेटिकली और फिनोटाइपिकली अगर हम 2 डिफरेंट पेरेंट के बीच में क्रॉस करा के प्रोजेनी प्रोड्यूस करें, तो मेंडल की सोच क्या होगी, इवन हमारी भी सोच क्या होगी, आपकी भी सोच क्या होगी, बताइए तो सही। जो बच्चा प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाला प्रोजेनी आना चाहिए, बट नहीं आया। हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन की स्टोरी समझ चुके हैं। जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली होमोजाइगस प्योर लाइन पी प्लांट में एक फिनोटिपिकली टॉल था, एक फिनोटिपिकली डॉग था, एक का कैपिटल टी जीनोटिपिकली, दूसरा था स्मॉल टी जीनोटिपिकली। इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन किया, तो जो प्रोजेनी आया F1 जनरेशन का, इस प्रोजेनी के पास जो पेयर ऑफ अलील है हाइट को लेके, उस पेयर ऑफ अलील में एक अलील आया टॉल पेरेंट से, दूसरा अलील आया डॉग पेरेंट से। जो है टॉल पेरेंट के पास कैपिटल टी अलील दिया उसने, डॉग पेरेंट के पास स्मॉल टी अलील दिया उसने। F1 प्रोजेनी के पास डिफरेंट अलील है, डिसिमिलर अलील है। डिसिमिलर अलील में
जो अलील एक्सप्रेस करने में कैपेबल है बाय सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दूसरा अलील, तो जो एक्सप्रेस हुआ वो है डोमिनेंट। उससे रिलेटेड जो ट्रेट या फिनोटाइप होगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट या फिनोटाइप। और डिफरेंट या डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में जो अलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर अलील, जिसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ वो है रिसेसिव अलील। उससे बिलोंगिंग, उससे रिलेटेड ट्रेट या कैरेक्टर या फिनोटाइप बोला जाएगा रिसेसिव फिनोटाइप। बात समझा? और देखो तो सही, यहां पर फिनोटिपिकली लियामेनेटॉल, लियामेनेडॉफ, थोड़ा सुनो तो सही, ई है फीमेल पेरेंट, ई है मेल पेरेंट, और ये टॉल है प्योर लाइन होमोजाइगस कंडीशन में इसका जीनोटाइप था कैपिटल टी। डॉग पेरेंट है प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस, और इसके पास है स्मॉल टी। मैंने किया, मेंडल ने भी किया, मेंडल ने ही किया, मैंने तो नहीं किया, इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन। थोड़ा सुनिएगा, अब ये फीमेल पेरेंट रिप्रोडक्शन के समय, गैमेट फॉर्मेशन के समय कैपिटल टी टाइप का गैमेट बनाएगी और ये स्मॉल टी टाइप का गैमेट बनाएगी। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। देखो तो सही, यहां 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 तो देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ई है बच्चा, ई है बच्चा F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। मेंडल सोच रहे थे, सभी लोग सोचेंगे, वेल सोचने दीजिए, थोड़ा और कुछ हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं। ई है गैमेट और ई है गैमेट, F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में अब पेयर ऑफ अलील है। अब पेयर ऑफ अलील में एक अलील एक पेरेंट से आया, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आया, तो ये है अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील। अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस या हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है तो हाइब्रिड है। इसमें अ पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील में अगर सुनो बड़ा खतरनाक जो है बात बोल रहा हूं, अगर ये F1 प्रोजेनी, अगर इफ ऐसा होता तो अलग बोला जाता, बट ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बोला गया। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये F1 प्रोजेनी डॉफ निकलता तो हम स्मॉल टी या डॉफ को डोमिनेंट बोल देते। टॉल या डोमिनेंट, टॉल सॉरी डोमिनेंट या रिसेसिव होना प्री डिसाइडेड नहीं है। कौन सा कैरेक्टर, कौन सा जीन, कौन सा अलील डोमिनेंट बोला जाएगा, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा जीन, कौन सा अलील, कौन सा फैक्टर, कौन सा पी प्लांट, कौन सा पेरेंट रिसेसिव बोला जाएगा, ये प्री डिसाइडेड नहीं है, जरा भी नहीं है। कौन है डोमिनेंट, कौन है रिसेसिव, किसको बोला जाए डोमिनेंट, किसको बोला जाए रिसेसिव, ये डिपेंड होगा F1 जनरेशन में कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा फैक्टर कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा फिनोटाइप कैरेक्टर, कौन सा फिनोटाइप F1 प्रोजेनी में दिख रहा है, कौन सा अलील फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है, उसके बेसिस पर डोमिनेंट। पहले से ही मत बोल दो कि टॉल डोमिनेंट है, डॉफ रिसेसिव है। नो डाउट मिला वही, लेकिन अगर इसका उल्टा मिलता, F1 प्रोजेनी सबके सब हाइब्रिड डॉफ निकलते, तो हम डॉफ को बोलते डोमिनेंट और टॉल को बोलते रिसेसिव। नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर सबके सब निकले टॉल, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है हेट्रोजाइगस टॉल। सो F1 प्रोजेनी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर अलील, नो डाउट टॉल, प्लांट का टॉल होना तो कैपिटल टी की वजह से ही होगा ना। टॉल F1 प्लांट स्मॉल टी की वजह से तो होगा नहीं। तो कैपिटल टी बोल रहा हूं मैं, कैपिटल टी इज कैपेबल, कैपिटल टी इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग, capital T is capable of expressing
its phenotype, सुनो सुनो, its phenotype. Thus capital T is dominant allele, is dominant allele. और कैपिटल टी बिलोंग किसको कर रहा है, किस ट्रेट को, टॉल, ठीक है, एंड टॉल इज डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है। और देखिएगा यहां मैंने बोला स्मॉल टी इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स ट्रेट या phenotype, thus called as recessive allele and dwarf as recessive phenotype. बात पकड़ में आई, बताई तो जल्दी से, बात पकड़ में आई कि नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टोरी वैसे तो यूनिवर्सल नहीं है, बात आगे आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके हम एक्सेप्शन में सुनेंगे, जहां पर जरूरी नहीं कि होमोजाइगस प्योर लाइन दो डिफरेंट पेरेंट लिया जाए तो जो F1 प्रोजेनी होगा वो डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल खेलेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी आएगा, कोडोमिनेंस भी आएगा, बातें होंगी। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये इस लॉ को मेंडल तक ही सीमित रखिए आप। जैसे ही मेंडल गए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी चला जाएगा, मेंडल आए लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, आएगा, बात आगे बढ़ाएंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की शुरुआत हुई फिनोटिपिकली दो डिफरेंट पेरेंट, जीनोटिपिकली दो डिफरेंट पेरेंट, दोनों है होमोजाइगस प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया, जो प्रोजनी आया उस प्रोजनी में दो डिफरेंट अलील आएंगे, एक अलील एक पेरेंट को बिलोंग करेगा, दूसरा अलील दूसरे पेरेंट को बिलोंग करेगा। इस F1 प्रोजनी के पास दो डिफरेंट अलील है की वजह से ये F1 प्रोजनी हेट्रोजाइगस प्रोजनी है। इस हेट्रोजाइगस प्रोजनी के पास जो दो डिसिमिलर अलील है, उस दो डिसिमिलर अलील में जो अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करके अपना एक्सप्रेशन देगा, वो अलील जो एक्सप्रेस हो रहा है डोमिनेंट अलील, रिलेटेड कैरेक्टर या ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट, और जो अलील दूसरे अलील के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो अलील है रिसेसिव अलील, उससे रिलेटेड ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या मैं एक बात यहां पर मेंशन कर सकता हूं दैट डोमिनेंट अलील, और सुनिएगा, डोमिनेंट अलील कैन एक्सप्रेस इट्स ट्रेट, dominant allele can express its trait both in homozygous and heterozygous conditions। इसी लाइन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं that dominant allele can express its trait, सेम लाइन को अलग तरीके से लिखा, both in the presence of similar alleles and dissimilar alleles। डिसिमिलर अलील्स, सीधी सी बात है, जो मैंने लिखा एग्जांपल लिया, जैसे होमोजाइगस कैपिटल टी, होमोजाइगस कैपिटल टी फिनोटाइप होगा टॉल, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी फिनोटाइप होगा टॉल, ठीक है। तो ट्रेट अपना
दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। इसका वाइस वर्सा मैंने लिखा रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील विल एक्सप्रेस इट्स ट्रेट, ट्रेट को हम फिनोटाइप बोला करेंगे अब, ठीक है। सो रिसेसिव अलील विल एक्सप्रेस इट्स ट्रेट और फिनोटाइप ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील्स, सिमिलर अलील्स। एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, जैसे यहां पर बोला सिमिलर अलील्स मतलब ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल होमोजाइगस, होमोजाइगस स्मॉल टी ही देगा रिसेसिव फिनोटाइप डॉफ, डॉफ रिसेसिव फिनोटाइप है, टॉल डोमिनेंट फिनोटाइप है, स्मॉल टी रिसेसिव अलील है, कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है। ये कंक्लूड हो रहा है F1 प्रोजनी के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पर। F1 प्रोजनी में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो कैरेक्टर डोमिनेंट, जिस अलील की वजह से हुआ एक्सप्रेस वो अलील डोमिनेंट। इरेज करके बात आगे चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोजनी प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस पेरेंट के कैरेक्टर को लेकर एक्सप्रेशन देंगे, वही कैरेक्टर जो है डोमिनेंट माना जाएगा, वही फिनोटाइप डोमिनेंट माना जाएगा। तो देखिएगा यहां पर जैसे मैं ले रहा हूं कैरेक्टर्स, जस्ट एक थोड़ा एडिशनल वर्क है, लिया मैंने डोमिनेंट और यहां पर लिया मैंने रिसेसिव। प्री डिसाइडेड नहीं होगा कौन कैरेक्टर या ट्रेट होगा डोमिनेंट, कौन सा कैरेक्टर होगा रिसेसिव कैरेक्टर या कौन सा ट्रेट होगा रिसेसिव ट्रेट, डिपेंड ऑन एक्सप्रेशन। जैसे मैं बोलूं सीड कलर, ठीक है, देन लिया सीड शेप, पहले लेते हैं सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप या फ्रूट का शेप, पॉड का कलर, और हम हाइट से रिलेटेड तो बात कर ही चुके हैं, स्टेम हाइट। बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीड शेप एक्सप्रेस्ड या कंट्रोल्ड बाय जीन या फैक्टर, सिंपल बोल रहा हूं टी, सॉरी शेप जो है आर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर वाई, इट इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर ए, इट इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर या जीन वी, इट इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर या जीन I, it is controlled by factor या gene G, and it is controlled by factor या gene as usual gene T। तो सुनिएगा, कैरेक्टर है सीड शेप, इसके दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स या ट्रेट हैं, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। सीड कलर को लेके जो है येलो सीड कलर है और ग्रीन सीड कलर है। फ्लावर पोजीशन को लेके एक्सियल फ्लावर पोजीशन है या टर्मिनल फ्लावर पोजीशन है। फ्लावर कलर को लेके वायलेट फ्लावर कलर या वाइट फ्लावर कलर। पॉट शेप को लेके इन्फ्लेटेड पॉट शेप या कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट शेप। पॉट कलर को लेके ग्रीन पॉट कलर एंड यहां पर येलो पॉट कलर। अब ये जो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हमें मिले, 7 कैरेक्टर स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहे थे, दो डिफरेंट फॉर्म में पी प्लांट में मिला मेंडल को ऑल द 7 कैरेक्टर। ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है हर एक कैरेक्टर को लेके, इसमें
कौन सा ट्रेट होगा डोमिनेंट, कौन सा ट्रेट होगा रिसेसिव। ये डिसाइड हुआ जब इनके बीच में क्रॉस किया गया तो राउंड आया सीड का शेप F1 प्रोजनी में, येलो आया सीड का कलर, येलो आया सीड का कलर F1 प्रोजनी में, एक्सियल था फ्लावर का पोजीशन F1 प्रोजनी में, वायलेट था फ्लावर का कलर F1 प्रोजनी में, इन्फ्लेटेड था फ्रूट का शेप F1 प्रोजनी में, ठीक है। ग्रीन था फ्रूट का कलर F1 प्रोजनी में। एज यूजुअल यहां पर मेंशन कर दे, ये तो समझ में आ ही चुका है। टॉल और डॉफ, टॉल और डॉफ में F1 प्रोजनी, F1 प्रोजनी था इन दोनों के बीच में टॉल। तो जब दो पी प्लांट चूज किए गए सीड शेप को लेके, एक पी प्लांट के पास सीड शेप राउंड था, दूसरे पी प्लांट के पास सीड शेप जो है रिंकल्ड था। फिनोटाइप राउंड का जीनोटाइप कैपिटल आर, यहां स्मॉल लेटर में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल ए, जीनोटाइप कैपिटल वी, स्मॉल वी, जीनोटाइप कैपिटल आई, स्मॉल आई, जीनोटाइप। यहां पर कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये पेरेंट थे, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट थे। तो F1 प्रोजनी में राउंड सीड शेप था, ऑब्जर्व हुआ, एक्सप्रेस हुआ, इसलिए राउंड को हमने डोमिनेंट माना। येलो सीड कलर F1 प्रोजनी में जब हमने दो प्लांट लिए, दोनों प्लांट में सिंगल कैरेक्टर सीड कलर का इनहेरिटेंस स्टडी किया, मोनो हाइब्रिडाइजेशन किया। एक पी प्लांट के पास सीड कलर येलो था, दूसरे पी प्लांट के पास सीड कलर ग्रीन था, दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया। हमें प्रोजनी F1 प्रोजनी में सीड कलर येलो पेरेंट के जैसा दिखा, येलो सीड कलर वाले पेरेंट के जैसा दिखा। तो इसकी वजह से ये सारे ट्रेट डोमिनेंट, ये सारे ट्रेट रिसेसिव, ये सारे ट्रेट F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस हो रहे थे और ये सारे ट्रेट F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस नहीं हुए, ठीक है। तो यहां पर ये F1 प्रोजनी का जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहां पर जो है कैपिटल वी, स्मॉल वी, यहां पर कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। F1 प्रोजनी का फिनोटाइप, बात पकड़िएगा, F1 प्रोजनी का फिनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये F1 प्रोजनी का जो सीड था, ये शेप के बेसिस पर राउंड पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था, इसलिए राउंड निकला डोमिनेंट। क्योंकि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में जो अलील कैरेक्टर या ट्रेट या फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है वो होगा डोमिनेंट, जो अलील अपने ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो है रिसेसिव। तो यहां पर अलील आर है डोमिनेंट, अलील स्मॉल आर है रिसेसिव, ठीक है। तो अलील कैपिटल वाई, अलील कैपिटल ए, अलील कैपिटल वी, अलील कैपिटल आई, अलील कैपिटल जी और अलील कैपिटल टी, ये सब के सब है डोमिनेंट अलील। यहां पर और जो है अलील स्मॉल आर, अलील स्मॉल वाई, अलील स्मॉल ए, अलील स्मॉल बी, देन अलील स्मॉल आई, यहां पर हो गया अलील स्मॉल जी और ये है अलील स्मॉल टी। ये सब के सब अलील का लैंग्वेज मैंने यहां पर ले लिया, फिनोटाइप का लैंग्वेज ले लिया, अलील का लैंग्वेज ले लिया, फिनोटाइप का लैंग्वेज ले लिया और एक चार्ट मैंने बना दिया। जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए, उन 7 कैरेक्टर में जो
दो पॉसिबल ट्रेट थे, कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव अलील और फिनोटाइप का। लैंग्वेज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इरेज कर रहा हूं उसको, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, लगे हाथ यहीं पर, यहां पर भी मेंशन कर देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। थोड़ा बताइए प्लीज इसके एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन मेंशन किए जाते हैं, एक है को डोमिनेंस और एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस के बारे में हमने बातें समझ ली। F1 जनरेशन जब हमने हाइट को लेके मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन किया तो F1 जनरेशन के प्लांट दे वर एज टॉल एज द पेरेंट टॉल। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक हेडिंग बताऊंगा। मेंडल जो सोचा कि हमने पेरेंट में फीमेल पेरेंट टॉल बना है, मेल पेरेंट को डॉग बनाया है, या टॉल को एज फीमेल पेरेंट और डॉग को एज अ मेल पेरेंट्स कंसीडर किया है। कहीं ये मेल और फीमेल की सेक्सुअलिटी का तो रोल नहीं है, कहीं फीमेलनेस की वजह से प्रोजेनिटॉल तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस किया और रेसिप्रोकल क्रॉस ये जस्टिफाई करेगा, ये हमें समझाएगा कि देयर इज नो रोल ऑफ सेक्सुअलिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इन द प्रोजेनी ऑफ F1 प्लांट या F1 जनरेशन। आगे बातें होंगी, समझेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन के प्रोजेनी के ट्रेट एक्सप्रेशन, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के बेसिस पर आया। फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली टॉल और डॉग पेरेंट के प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो जो कैरेक्टर शो हो रहा है F1 प्रोजेनी में वो हो जाएगा डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट लॉ की बात करता हूं जो मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट के कंक्लूजन में बनाया गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। इसको हम लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स भी बोलते हैं। इसको हम लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी नाम देते हैं। ये लॉ मेंडल ने बनाया F2 जनरेशन के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके, F2 जनरेशन के रिजल्ट को ऑब्जर्व करके। थोड़ा देखिएगा, मैं यहां पर स्टोरी फ्रेम कर रहा हूं। ये लॉ आया तो आया कैसे मेंडल के दिमाग में, यहां से मेंशन कर रहा हूं। व्हेन मेंडल परफॉर्म्ड hybridization, when Mendel performed hybridization between two phenotypically and genotypically between two phenotypically and genotypically different pure line homozygous पेरेंट पी प्लांट। आइए अब स्टेटमेंट आ रहा है, थोड़ा सुनिएगा। इन F1 जनरेशन in progenies, in F1 generation in progenies trait या phenotype of one parent
expressed, whereas the trait or phenotype of other parent was not seen या present in F1 progeny. F1 progeny में टॉल पेरेंट का ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, जिसकी वजह से F1 प्रोजेनी टॉल निकले, डॉफ कैरेक्टर वाला, डॉफ फिनोटाइप वाला। जो दूसरा पेरेंट डॉफ था, उस कैरेक्टर वाला कोई भी F1 जनरेशन में प्रोजेनी नहीं आया। और सुनिएगा, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल F1 प्रोजेनीज वर as tall as the parent tall. None of the progeny were dwarf. डॉफ ट्रेट नहीं एक्सप्रेस हुआ, डॉफ अलील नहीं एक्सप्रेस हुआ, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव अलील नहीं एक्सप्रेस हुआ F1 प्रोजेनी में। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने समझा। अब बात समझिएगा, जब मेंडल ने F1 प्रोजेनीज का सेल्फिंग होने दिया, तो F2 जनरेशन में 25% में जो बच्चे आए, प्रोजेनी आए, पी प्लांट आए, वो थे एज डॉफ एज द पेरेंट डॉफ। डॉफ प्रोजेनी F1 जनरेशन में नहीं थे। F2 जनरेशन में 25% प्रोजेनी डॉफ हुए। कैसे हुए? F1 जनरेशन में कोई भी बच्चा डॉफ नहीं है। F2 जनरेशन में 25% बच्चे का डॉफ होना, क्या रीजन है इसके पीछे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें समझाएगा। इरेज कर रहा हूं उसको, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मैंने बोला यहां पर व्हेन मेंडल अलाउड सेल्फिंग ऑफ heterozygous hybrid F1 plants, he obtained 25% F2 progenies DOF, similar to selected DOF parent. F1 जनरेशन में कोई डॉफ नहीं, F2 जनरेशन में 25% डॉफ। अब कहानी यहां से चालू होगी। फिलहाल कहानी को फ्रेम कर ले। ये था टॉल, ये था डॉफ, ये था कैपिटल टी, ये था स्मॉल टी। इनके बीच में हमने क्रॉस किया तो हमें मिला कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये था हाइब्रिड टॉल, या हेट्रोजाइगस टॉल। F1 प्रोजेनी, ये है पेरेंट। हमने इसका किया सेल्फिंग में हमने लिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम। इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ यहां पर दो टाइप के गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, 50% में मेल गैमेट्स। यहां पर दो टाइप के गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, 50% में। यहां पर जो F2 जनरेशन आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरी बात सुनिएगा, E है प्योर टॉल, E है हाइब्रिड टॉल और E है होमोजाइगस प्योर डॉफ F2 के बच्चे। F1 में
डॉफ कैरेक्टर वाला कोई बच्चा नहीं, और F2 में डॉफ कैरेक्टर वाले 25% बच्चे आए। मेरी बात सुनिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एंड में हमने आपको बताया रिसेसिव अलील अपना कैरेक्टर प्रोजेनी में तभी एक्सप्रेस करेगा जब प्रोजेनी में रिसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में हो। रिसेसिव अलील फॉर डॉफ ट्रेट F1 प्रोजेनी के बच्चों में डिसिमिलर अलील के साथ पेयर हुआ है, इसलिए रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया, इसलिए F1 बच्चों में कोई भी बच्चा डॉफ पेरेंट जैसा नहीं था। F2 प्रोजेनी में 25% प्रोजेनी मिले रिसेसिव ट्रेट वाले। इस 25% बच्चों में सीधी सी बात है, एक स्मॉल टी फीमेल गैमेट से आया होगा, एक स्मॉल टी फीमेल गैमेट से आया होगा, और दूसरा स्मॉल टी मेल गैमेट से आया होगा, दूसरा स्मॉल टी मेल गैमेट से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डाल रहा हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जो है हाइब्रिड, ये यहां पर हमने मियोसिस किया था। मियोसिस कब होता है? गैमेटोजेनेसिस के समय होता है। बात मेरी सुनिएगा, पहले जनरेशन के प्रोजेनी में रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया। बात सुनिएगा, पहले जनरेशन के प्रोजेनी में डॉफ ट्रेट वाला अलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर अलील। इसका यह मतलब नहीं कि डॉफ ट्रेट वाला रिसेसिव अलील गायब है, F1 प्रोजेनी में है ही नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि रिसेसिव अलील या डॉफ ट्रेट वाला अलील वो मिक्स हो गया है डोमिनेंट अलील के साथ, ब्लेंड हो गया है डोमिनेंट अलील के साथ, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। In F1 generation, recessive allele does not express its trait. That does not mean that the recessive allele get blend with dominant allele, get mixed with dominant allele. It is not present in F1 progeny. ऐसा कोई मतलब नहीं। क्यों हम बोल पा रहे हैं? क्योंकि अगर रिसेसिव अलील वो डोमिनेंट अलील के साथ मिक्स या ब्लेंड हो गया होता, या रिसेसिव अलील डॉफ पेरेंट से आया ही नहीं होता, तो जब हमने F1 प्लांट्स का सेल्फिंग किया तो उसमें 50% में रिसेसिव अलील वाले गैमेट्स ना बनते, और अगर 50% में रिसेसिव अलील वाले गैमेट ना बनते तो 25% में रिसेसिव ट्रेट वाले F2 प्रोजेनी नहीं आते। बात बहुत ध्यान दीजिएगा। 25% में F2 जनरेशन में डॉफ प्रोजेनी का आना मतलब इन 25% डॉफ F2 प्रोजेनी में दो सिमिलर स्मॉल टी अलील है, दो सिमिलर स्मॉल टी अलील में एक स्मॉल टी अलील फीमेल गैमेट से आएगा, एक स्मॉल टी अलील मेल गैमेट से आएगा। इसका यह मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट जो F1 हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस F1 हाइब्रिड प्लांट में रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के साथ प्रेजेंट है, रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के साथ ब्लेंड नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, मर नहीं गया है, डोमिनेंट अलील के साथ रिसेसिव अलील है। बस राज इतना है कि डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में रिसेसिव अलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है F1 जनरेशन के प्लांट में, इसलिए F1 जनरेशन में कोई भी प्लांट, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में मेल गैमेट एक स्मॉल टी लेके आया
फीमेल गैमेट दूसरा स्मॉल टी लेके आया, मेल गैमेट एक रिसेसिव एलील लेके आया, फीमेल गैमेट दूसरा रिसेसिव एलील लेके आया, रिसेसिव एलील पेयर में आ गए F2 जनरेशन के प्रोजेनी में, तो F2 जनरेशन के प्रोजेनी में रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव फिनोटाइप, डॉग फिनोटाइप दे डाला। बताओ क्यों हो पाया? स्प्लिटिंग ऑफ एलील्स की वजह से। व्हाट डू आई मीन बाय सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का मतलब इन heterozygous condition there is presence of two dissimilar allele and both the alleles do not blend, do not mixed up, they remain present aside on homologous chromosome, and during gamete formation, during meiosis, one gamete has only one allele out of pair, other gamete has only one allele out of pair. The paired allele present in parent plant या reproductive organ during gamete formation gets segregated in such a manner that each gamete get only one allele out of the pair। ठीक है, तो ये यहां पर एंड्रोसियम में पेयर में गैमेट है जिसको हम बोल रहे हैं गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल, मेल गैमेट मदर सेल एंड्रोसियम में है, फीमेल गैमेट मदर सेल गायनोसियम में है। मेल गैमेट मदर सेल जो एंड्रोसियम में है उसके पास डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील है, क्योंकि प्लांट ये जो मेल गैमेट मदर सेल है ये हाइब्रिड प्लांट हेटेरोजाइगस प्लांट का पार्ट है। फीमेल गैमेट मदर सेल में डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील है क्योंकि फीमेल गैमेट मदर सेल हाइब्रिड प्लांट का पार्ट है। मेल गैमेट मदर सेल में फीमेल गैमेट मदर सेल में डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील मिक्सअप नहीं हुए, ब्लेंड नहीं हुए। When male gamete mother cell during gametogenesis will produce male gametes, then in male gametes out of paired factor in male gametes only one factor will come। इसी को बोल रहे हैं सेग्रीगेट। पेयर्ड फैक्टर dissimilar pair of factor present in gamete mother cell get segregated during meiosis in such a manner that out of pair gametes being haploid, out of pair gametes being haploid get only one factor। law of segregation, meiosis पेयर ऑफ एलील को सेग्रीगेट कर देता है। मियोसिस पेयर ऑफ एलील को हाइब्रिड पेयर ऑफ एलील को स्प्लिट कर देता है, और इस सेग्रीगेशन या स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड की वजह से गैमेट पेयर ऑफ एलील में से केवल एक ही एलील गेन करते हैं। मियोसिस वैसे भी रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस में जो गैमेट मदर सेल में जितना क्रोमोसोम होगा या एलील होगा उसका हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम या एलील आते हैं गैमेट में। ये हम 11th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझ चुके हैं। जो कुछ भी मैंने बोला फ्रेम करते हैं, समझेंगे अच्छे से। फिर से इरेज करता हूं, थोड़ा सुनिएगा। बोला मैंने यहां पर इन F2 जनरेशन 25% expression of recessive alleles in dog progeny. Dog progenies indicate that dog progenies have similar homozygous recessive alleles
recessive alleles obtained from their parents through gametes। आइए सुनिए समझिए। दिस मीन्स in hybrid progeny in hybrid F1 प्लांट बोला जाए, in hybrid F1 plant the dissimilar heterozygous alleles do not get mixed या blend। बात पकड़िएगा। both dominant capital T and recessive small t alleles remain present aside on homologous chromosomes। when F1 plants allowed, when F1 plants का मतलब क्या हुआ, कैपिटल T स्मॉल t, F1 plants allowed self pollination। तो सुनिएगा, gametes are formed by meiosis। Gametes are formed by meiosis। Meiosis results in segregation या इसको सिंपल लैंग्वेज में सेपरेशन। Meiosis results in segregation of heterozygous alleles in such a way, बात बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो मैं लिख रहा हूं, in such a way that out of a pair each gamete gets only one allele। ठीक है, यही लाइन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मियोसिस हाइब्रिड प्लांट में प्रेजेंट डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील को सेग्रीगेट कर रहा है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इरेज करके बात आगे रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात सुनिएगा। मैंने यहां पर बोला F1 हाइब्रिड प्लांट्स ड्यू टू segregation of alleles produces 50% capital T gamete and 50% small t gametes। बात आगे रखा। when 50% small t gamete, स्मॉल t ऐसा लिख दे, मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ 50% स्मॉल t फीमेल गैमेट।
female gamete, it results in production of 25% या 1 out of 4 F2 progenies as DOF, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, नो डाउट कैपिटल टी स्मॉल टी, बात सुनिएगा, नो डाउट होमोजाइगस प्लांट मियोसिस के बाद एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, 100% एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि होमोजाइगस प्लांट के पास तो सिमिलर एलील है। तो कैपिटल टी एक गैमेट में जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी दूसरे गैमेट में, सारे गैमेट के पास तो कैपिटल टी है। अब इनका हुआ फ्यूजन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हैं F1 प्लांट्स, ठीक है। F1 प्लांट्स में फिर से सिंपल कर रहा हूं, F1 प्लांट का हमने किया सेल्फिंग, तो मियोसिस हुआ, मियोसिस रिजल्ट्स इन सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ अलील इन सच अ वे दैट ईच गैमेट will get only one allele out of pair, 50%, ठीक है, ये 50%, ये 50% और ये 50%। अब जब ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी मिलेंगे तब प्रोजेनी आएगा स्मॉल टी डॉफ F2 जनरेशन में, ये और ये केवल 25% आएंगे, 1 out of 4, ये हम समझ चुके हैं। सेग्रीगेशन का मतलब, अच्छा, सेग्रीगेशन और स्मॉल टी एलील F1 प्लांट में प्रेजेंट है, ये पता कैसे चल रहा है? F1 प्लांट टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी पेरेंट की वजह से या डोमिनेंट पेरेंट की वजह से या टॉल पेरेंट की वजह से टॉल आएगा, ये हम सोचेंगे। हम ये भी सोच सकते हैं कि स्मॉल टी क्या पता आया ही ना हो, हम ये भी सोच सकते हैं क्या पता स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिक्स हो गया हो। स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिक्स नहीं है हाइब्रिड प्लांट में, स्मॉल टी आया है हाइब्रिड प्लांट में डॉफ पेरेंट से, स्मॉल टी ब्लेंड नहीं हुआ है F1 प्रोजेनी में कैपिटल टी के साथ। इसका कंक्लूजन कैसे दिया जा रहा है? F2 प्रोजेनी में डॉफ प्लांट्स का आना, F2 प्रोजेनी में डॉफ प्लांट्स आने के लिए डॉफ प्लांट्स के जो होमोजाइगस होना चाहिए, उसके पास दो सिमिलर स्मॉल टी आने चाहिए, और दो स्मॉल टी होने के लिए मेल गैमेट के पास भी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट के पास भी स्मॉल टी होने चाहिए, और ये होने के लिए स्मॉल टी का मेल गैमेट मदर सेल और फीमेल गैमेट मदर सेल में होना मस्ट है, मतलब मिक्स नहीं हुए हैं। और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला, अच्छा, तो मियोसिस रिजल्ट्स इन सेग्रीगेशन, बात पकड़िए, या splitting of paired alleles into gametes which obtain single allele out of pair, ठीक है। तो ये हो गया सेग्रीगेशन या स्प्लिटिंग ऑफ अलील्स या नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल टी गैमेट्स in 50% indicate that alleles do not mixed up,
do not get mixed up. They remain present together on homologous chromosome. They remain present together on homologous chromosome. Segregation, splitting of gene, splitting of allele और नॉन मिक्सिंग यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन कर रहा हूं। गैमेट्स आर ट्रू फॉर देयर expression of respective trait as gametes are haploid and do not have थोड़ा सुनिएगा, haploid have single allele for given trait, and there is no other allele to suppress the expression. ये हमने बोल दिया प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अलील्स और लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग पूरी स्टोरी में आ गया। यहां पर हमने बोल दिया कैपिटल टी का अगर हम एक्सप्रेशन माने तो टॉल होगा, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन माने तो डॉप होगा। स्मॉल टी गैमेट अपने एक्सप्रेशन को लेके प्योर है क्योंकि स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए गैमेट में कोई डिसिमिलर अलील है ही नहीं, तो गैमेट के पास जो अलील है वो अलील अपने एक्सप्रेशन को लेके प्योर होता है। अगर वही अलील पेयर हो जाए तो उसका एक्सप्रेशन या ना एक्सप्रेशन होना या ना होना डिपेंड करेगा डोमिनेंट और रिसेसिव पर। इरेज करके ये थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा। 50% स्मॉल टी गैमेट, 50% स्मॉल टी गैमेट will express its dwarf trait. 50% capital T gamete will express its tall trait. This phenomena is known as law of purity of gametes. Gametes are pure for their expression. गैमेट्स अपने एक्सप्रेशन को लेकर प्योर हैं क्योंकि गैमेट्स के पास किसी भी ट्रेट के लिए केवल एक ही अलील है। उस अलील का एक्सप्रेशन होगा ही होगा, चाहे वो अलील रिसेसिव अलील वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो गैमेट रिसेसिव अलील ही क्यों ना कैरी करे, वो अपना एक्सप्रेशन देगा ही देगा। यही है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्योंकि रिसेसिव अलील वाले गैमेट के रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरफियर करने वाला डिसिमिलर अलील है ही नहीं। लेकिन यही रिसेसिव अलील वाला गैमेट जब फर्टिलाइजेशन के बाद, रिसेसिव अलील वाला गैमेट जब फर्टिलाइजेशन के बाद डोमिनेंट गैमेट के साथ पेयर हो जाता है तो रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि अब रिसेसिव अलील का
एक्सप्रेशन सप्रेस कर देगा डोमिनेंट एलील। लेकिन जब तक गैमेट है और जब तक गैमेट में रिसेसिव एलील है, तब तक वो गैमेट उस रिसेसिव एलील का ट्रेट एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उस गैमेट में उस रिसेसिव एलील के ट्रेट को सप्रेस करने का कोई भी सप्रेस करने के लिए कोई डिसिमिलर एलील नहीं है। इतना ही बोलना है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, अच्छा सेग्रीगेशन को लेके एक और लाइन मेंशन कर देता हूं यहां पर। सेग्रीगेशन, बात सुनिएगा, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड एलील अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ meiosis 1 occur during phase 1 of meiosis 1 process called as segregation of alleles या segregation of chromosome दिया था वेल allele के लैंग्वेज में, process called as disjunction, ठीक है। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। रेयरली एक्सेप्शन है, और वो रेयर एक्सेप्शन का म्यूटेशन या नॉन डिसजंक्शन। रेयर एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज म्यूटेशन हो या नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। हम 11th में समझ चुके हैं कि मेटाफेज 1 ऑफ meiosis 1 में 2 इक्वेटोरियल प्लेट पर होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। एनाफेज 1 में पुलिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम पर था कैपिटल टी, दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर था स्मॉल टी एलील, ठीक है। अब कैपिटल टी एलील एक गैमेट में सेपरेट हो जाएगा और स्मॉल टी दूसरे गैमेट में पहुंच जाएगा। इसी सेपरेशन सेग्रीगेशन को हम बोल रहे हैं डिसजंक्शन। होमोलॉगस क्रोमोसोम कैपिटल टी स्मॉल टी 2 इक्वेटर पर हैं, दोनों एक ही पोल की तरफ या एक ही गैमेट में मूव हो, उसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। रेयर केस में होता है, ठीक है। पक्का क्लियर है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर हमने फिनिश किया, जो बेस्ड था मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन पर। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर भी पढ़ा और प्रिंसिपल ऑफ या पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ये इरेज करके कुछ एक दो पॉइंट बात पर ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन postulate या principle of paired alleles plus law of dominance। इन दोनों का मिक्सचर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए 2 अलील का होना मस्ट है, क्योंकि सेग्रीगेशन अलील का ही होगा ड्यूरिंग मियोसिस। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन F2 जनरेशन में 25% प्रोजेनी के आने की वजह से है। वो प्रोजेनी कौन से प्रोजेनी? डॉग प्रोजेनी, जो नहीं आए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से F1 जनरेशन में, वो डॉग प्रोजेनी F2 जनरेशन में आए, इसलिए सेग्रीगेशन का ख्याल आया मेंडल के माइंड में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, ठीक है। मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन फिनिश हुआ। मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और हैं रिलेटेड टू मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, समझेंगे हम उनको। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके अलग अलग नाम, इन सब के जस्टिफिकेशन, कंक्लूजन को लेके कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।